जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी आपको बता दें कि लंबे वक्त से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। महीने के पहले दिन यानी 1 सितंबर 2022 को तेल विपणन कंपनियों ने अपने कस्टमर को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। कंपनियों ने 100 रुपये की कमी एलपीजी सिलेंडर के रेट में की है। ये कमी कमर्शियल सिलेंडर के रेट में की है। वहीं अगर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो वो अपने पुराने रेट पर मिल रही है। 100 रुपये की कटौती के बाद से ही दिल्ली समेत पूरे देश में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी देखी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है और चर्चा में बने रहने की वजह आरएसएस की तारीफ में दिया उनका हालिया बयान है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस इतनी बुरी है। संघ में अभी कुछ लोग हैं जो भाजपा की तरह नहीं सोचते। एक दिन ये सब्र जरूर टूटेगा। वहीं इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस परिवार की छवि को गंदा करने की कोशिश ना की जाए, वरना किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने समाज की सेवा के लिए राजनीतिक में प्रवेश किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले राजनीतिक छोड़ देती। अगर मुझे पहले से पता होता कि आज की राजनीतिक इतनी गंदी हो जाएगी, जहां मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को इतनी झूठी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। ममता ने कहा कि एजेंसी के समन केवल प्रतिशोध की राजनीतिक नहीं है, ये खुली हिंसा है। ममता ने एक बार फिर से कहा कि पशु और कोयला तस्करी के मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जी आपको बता दें कि एआईयूडीएफ प्रमुख और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बुधवार को कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा और आरएसएस मुसलमानों, मदरसों और मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा 2024 के आम चुनाव से पहले मुसलमानों, मदरसों, मस्जिदों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मुसलमानों के लिए उनके निशाने बढ़ेंगे तो उनके वोट बढ़ेंगे। उनका काम 2024 के चुनाव से पहले मुसलमानों को डराना है। बीजेपी को 2024 में सत्ता बनाए रखने के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत है, इसलिए मुसलमानों पर उनके हमले बढ़ रहे हैं, जिससे डरे हुए मुसलमान उन्हें वोट दें। अजमल ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले और बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गाजियाबाद प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सितंबर से 28 अक्टूबर तक धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। दरअसल अनंत चतुर्दशी, चेहल्लुम नवरात्र, विजयदशमी, बारावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दिवाली आदि त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं सितंबर अक्टूबर में है। ऐसे में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम ने बुधवार को ये आदेश जारी किया। ये आदेश 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। धारा 144 के दौरान 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही जुलूस और प्रदर्शन पर भी इस दौरान रोक लगी रहेगी। लोग बिना अनुमति की किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे। आयोजन के लिए एडीएम या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बाद 5 और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। ये वो 5 मंत्री जो संगठन और सरकार दोनों में अहम पदों पर हैं। ये सारे मंत्री एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत सरकार या संगठन में से किसी एक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने भी इसी सिद्धांत के चलते इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में पहला नाम अरविंद कुमार शर्मा का है, जो कैबिनेट मंत्री ये बीजेपी संगठन में उपाध्यक्ष हैं और योगी सरकार में शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री है। दूसरा नाम जेपीएस राठौर का है, जो योगी सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री है। बीजेपी संगठन में ये महासचिव भी हैं। तीसरे हैं यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जो यूपी बीजेपी के ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष एवं प्रभारी हैं।
जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। वे 72 साल के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस मौके को खास बनाने में जुट गई है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बना रही है। ये कार्यक्रम 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक रखे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी 2 हफ्तों तक देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी। बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर, स्वच्छता शिविर, दलित कॉलोनियों में सेवा कार्य जैसे कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान बना रही है। जी आपको बता दें कि कई बार लोगों के बैंक अकाउंट में गलती से भारी भरकम रकम ट्रांसफर हो जाती है। आमतौर पर ऐसे में लोगों को बैंक को पैसे वापस करने होते हैं। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अब ऐसा ही एक मामला ऑस्ट्रेलिया में सामने आया है, लेकिन ये पूरा मामला थोड़ा पेचीदा है। दरअसल जिनके अकाउंट में गलती से ये पैसा आए हैं, उन्होंने तुरंत ही इसे खर्च कर दिए हैं। मामला कोर्ट पहुंचा तो अब उन्हें ब्याज के साथ पैसा वापस करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक महिला के अकाउंट में गलती से 10.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गए थे, यानी भारतीय रुपये के हिसाब से लगाया जाए तो ये करीब 57 करोड़ बैठता है। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान में बाढ़ से होने वाले मानवीय और सांसदों के नुकसान पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई थी। इसको लेकर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने बुधवार को उनको धन्यवाद दिया और कहा कि पाकिस्तान प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करेगा। मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई है, जिसमें 1100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 33 मिलियन या देश की आबादी का विस्थापित हो गया है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, मैं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को बाढ़ के कारण हुए मानवीय और भौतिक नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश देखने को मिल रही है। कई राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज भी यूपी के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यूपी के गाजीपुर और वाराणसी में बारिश से सबसे ज्यादा हालात खराब है। गाजीपुर में बाढ़ से हर जगह तबाही मची हुई है। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को एंटी रेबीज टीकों समेत राशन सामग्री मुहैया भी कराई है। वाराणसी में भी बारिश से हालात खराब है। सीएम योगी ने वाराणसी का भी दौरा किया है। वाराणसी पहुंचे सीएम ने घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर अभी तक चिंता बनी हुई है। देश में आज एक बार फिर कोरोना के नए मामले बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7,946 नए मामले सामने आए। ये मामले बुधवार की तुलना में अधिक हैं। देश में बुधवार को कोरोना के 7,231 नए मामले दर्ज किए गए थे। इस अवधि के दौरान कोरोना से संक्रमित 45 मरीजों की मौत हुई थी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।